अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि इंफॉर्मेशन का बहाव 3 तरह से मुमकिन है। या तो इंफॉर्मेशन वायर्स के जरिए मुंतकिल की जाती है, या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए, या ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए रोशनी के सिग्नल्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जाती है। अपनी पिछली क्लास में हमने बात छोड़ी थी कि किस तरह से सेल फोन के अंदर रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह में इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है। इसी सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि खला में रेडियो वेव्स की मदद से फोटोफोन किस तरह से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम आता है, और साथ ही साथ तीसरा तरीका कि रोशनी के सिग्नल्स की मदद से ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर इंफॉर्मेशन किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है। ना सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, बल्कि एक बहुत ही अहम इलेक्ट्रॉनिक आला जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, यानी कि कंप्यूटर। तो देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के अहम अज्जा क्या हैं, और ये भी देखेंगे कि कंप्यूटर मुख्तलिफ शोबों में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का सफ़र थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, लेकिन आपने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है ताकि चीज़ें आपके लिए आसान रहें। जो पॉइंट्स मैं लेक्चर में बनवाऊंगा वो पॉइंट्स आप नोट भी करते जाएं या किताब पे निशान लगा लें ताकि चीज़ें आपको याद करना आसान हो जाएं। तो चलें अब बगैर किसी ताखीर के बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि मैं अपने लेक्चर के आगाज़ में बता चुका हूँ कि हम चूँकि पढ़ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन किन किन तरीक़ों के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती है, और इस सफ़र में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन वायर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है, और साथ ही साथ हमने खला में इंफॉर्मेशन किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है उसको पढ़ रहे हैं। इस सफ़र में हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी सेल फोन पे, और सेल फोन के बारे में हमने ये बात जान ली थी कि सेल फोन दो तरफा टेली कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी आवाज़ अगले बंदे को भेज भी सकते हैं और अगले बंदे की आवाज़ आप सुन भी सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से ये फोटोफोन भी इस्तेमाल किया जाता है। फोटोफोन में हम दोबारा से ये बात कहेंगे कि फोटोफोन भी दो तरफा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें मैं फोटोफोन के चीदा पॉइंट्स, अहम पॉइंट्स आपके सामने बुलेट्स की सूरत में लिख दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा कि फोटोफोन भी दो तरफा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सेल फोन में आप एक नंबर डायल करते थे, और जैसे ही नंबर डायल करते थे जिस शख्स का नंबर डायल किया जा रहा है उस शख्स को आपकी कॉल जाएगी। जैसे ही वो कॉल रिसीव करेगा तो कॉल रिसीव करने के बाद आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं और वो शख्स आपकी आवाज़ सुन सकता है। लेकिन फोटोफोन में सिर्फ एक फ़र्क होता है। फोटोफोन में मोबाइल फ़ोन की तरह नंबर पैड भी होता है कि जिसकी मदद से आप अपने किसी अजीज या रिश्तेदार का नंबर डायल भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक अदद पैड भी लगा होता है। इस पैड पे चिस्पा होती हैं आपके अजीज और रिश्तेदारों की तस्वीरें। आप जैसे ही नंबर मिलाने की बजाय उस पैड को प्रेस करेंगे तो जिस पैड को आप प्रेस करेंगे उस पैड पे लगी हुई है आपके किसी खास अजीज या रिश्तेदार की तस्वीर। तो जैसे ही आप उस खास पैड को
प्रेस करेंगे तो उस खास पैड को प्रेस करने से आप उस अजीज की ना सिर्फ आवाज सुन सकते हैं बल्कि साथ ही साथ उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। और यही काम आपके अजीज या आपके रिश्तेदार भी कर रहे होंगे कि वो आपकी आवाज भी सुन सकते हैं और साथ ही साथ आपको बोलता हुआ आपकी तस्वीर भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस जगह पे आवाज भी आएगी और आवाज के साथ साथ तस्वीर भी देखी जा सकेगी। यानी कि ये सेल फोन की एडवांस्ड किस्म हो गई, एक जदीद किस्म हो गई। और इसी जदीद किस्म को बढ़ाते बढ़ाते आज इस फोटो फोन की जगह हम उसे नाम देते हैं वीडियो कॉल का। वीडियो कॉल इस फोटो फोन की ही जदीद शक्ल है। फोटो फोन में सिर्फ चंद अशखास को आप वीडियो कॉल कर सकते थे, लेकिन वीडियो कॉल में आप जिस मर्जी शख्स को चाहें, जिसका नंबर आपके पास सेव है, आप उस शख्स को वीडियो कॉल करें और सेकंड्स के अंदर आप अपनी बात भी पहुंचा सकते हैं और उसकी तस्वीर या वो आपकी तस्वीर भी देख सकता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है उसी तरह से राबते करने की, कम्युनिकेशन के अंदर भी आसानियां पैदा होती चली जा रही हैं। तो इस तरह से फोटो फोन की उम्मीद करता हूं समझ आ गई है। मजीद एक कदम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि रोशनी के सिग्नल्स को ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें हेडिंग देनी पड़ेगी कि ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए रोशनी के सिग्नल्स की ट्रांसमिशन। अब हमने टेलीफोन में क्या पढ़ा? टेलीफोन में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। मोबाइल फोन और फोटो फोन में हमने देखा कि आप रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स की सूरत में अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अब जब हम इंफॉर्मेशन का बहाव उस टॉपिक को पढ़ रहे थे तो उस टॉपिक में हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए 3 तरीकेकार अपनाए जाते हैं। नंबर 1, आप वायर्स की मदद से पहुंचा सकते हैं। नंबर 2, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में पहुंचा सकते हैं। और नंबर 3, आप उसे रोशनी की वेव्स की सूरत में पहुंचा सकते हैं। अब किसकी मदद से जी? ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से। अब ऑप्टिकल फाइबर का थोड़ा सा तारुफ आप अपने चैप्टर नंबर 12 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ के आ चुके हैं। उस तारुफ को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फर्ज करें कि ये एक डायग्राम आपको ऑप्टिकल फाइबर की नजर आ रही है। ऑप्टिकल फाइबर के आपको 2 हिस्से नजर आ रहे हैं। एक हिस्सा जो है वो अंदरूनी हिस्सा है जो कि अंदरूनी सिलेंडर नुमा शक्ल में आपको नजर आ रहा है, और एक बैरूनी सिलेंडर जो अंदरूनी सिलेंडर को, अंदरूनी हिस्से को कवर किए हुए है, उसको घेरे हुए है। अंदरूनी हिस्से को हम जानते हैं कि इसे कोर कहते हैं और बाहर वाले हिस्से को क्लैडिंग कहते हैं। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमूमी तौर पे क्लैडिंग से ज्यादा होता है। अब फर्ज करें कि रोशनी की वेव इस कोर से क्लैडिंग की जानिब जा रही है। अगर पहली वेव को देखा जाए तो जिस एंगल पे हमने उस वेव को, उस रे को इंसिडेंट करवाया, उसी एंगल पे वो बाहर निकल गई, यानी कि बिल्कुल सीधी वो बाहर निकल गई। लेकिन अगर हम किसी एंगल पर उसे इंसिडेंट करवाएंगे, जैसा कि आप दूसरी रे देख रहे हैं, तो वो रे रिफ्रैक्ट होने के बाद उस क्लैडिंग से भी बाहर निकल गई। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहली 2 रोशनी की वेव्स हैं ये जाया हो गई हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि रोशनी ऑप्टिकल फाइबर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैगाम लेके जाए। लेकिन अब चूंकि रोशनी की वेव उस ऑप्टिकल फाइबर से ही बाहर निकल गई है, दूसरी सतह से बाहर निकल गई है, उसे तो चाहिए था दूसरे सिरे से होकर निकलती। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि रोशनी का ज़िया हो गया है। अब मजीद तीसरी वेव की जानिब बढ़ते हैं और तीसरी वेव में देखें हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस मजीद बढ़ा दिया है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया है तो अब देखें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 दर्जे का हो गया है। यानी कि अब देखें कि रोशनी जो रिफ्रैक्ट हो रही है ये बिल्कुल
कोर और क्लैडिंग इसकी बाउंड्री के साथ साथ रिफ्रैक्ट हो रही है। अब इस सूरत में भी हम ये कहेंगे कि रोशनी की जो रे है ये जाया हो रही है। क्यों जाया हो रही है? क्योंकि ये तो उस बाउंड्री के साथ साथ सफर करती जा रही है। हम चाहते हैं कि ये बाउंड्री के दूसरे सिरे पे होके निकले, ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे सिरे से होके निकले। तो इस मकसद के लिए मैंने इस रोशनी की वेव का एंगल ऑफ इंसिडेंस मजीद बढ़ा दिया। अब जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो आप देख सकते हैं कि जो रोशनी की चौथी रे आपको नजर आ रही है वो अब उस कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री से टकराने के बाद दोबारा से कोर के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई है। और मजीद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया जाए, जैसा कि पांचवी वेव आपको नजर आ रही है, तो इसका मतलब यह होगा कि दोबारा से ये रोशनी की रे कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री से टकराने के बाद अंदर की जानिब रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 5 रेज मैंने आपको दिखाई हैं, इनमें से 3 रेज जो हैं वो जाया कर रही हैं रोशनी की रेज को, जबकि चौथी और 5वीं रे ये इस्तेमाल की जाएगी कब? जबकि रोशनी की वेव उसी कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री से टकराने के बाद दोबारा से कोर में दाखिल हो जाए। और आप जानते हैं कि ऐसे अमल को हम क्या नाम देते हैं? ऐसे अमल को हमने नाम दिया था क्या जी? याद करें जरा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जी हां, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने का उसूल जो है उसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप जानते हैं कि रिफ्रैक्शन का एक खास केस है कि जिस सूरत में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा देते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या है? ये तीसरी वेव देखें तो तीसरी वेव में आप देख रहे हैं कि एक खास किस्म का एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 दर्जे का बन रहा है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कि जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 दर्जे का बने उसे हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल का। और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ता चला जा रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मजहर वकूफ पजीर हो रहा है कि जिसकी मदद से रोशनी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रोशनी की वेव्स जो ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, तो क्या ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ एक ही किस्म का होता है या ऑप्टिकल फाइबर्स की मजीद इकसाम भी होती हैं? तो चलें हम यहां पे हेडिंग देते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स की इकसाम। इसमें सबसे पहली किस्म जो हम डील करेंगे उसको कहते हैं सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। अब सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर किस तरह का दिखाई देता है ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो कोर होती है ये बिल्कुल ही बारीक होती है और इतनी बारीक कोर में से रोशनी के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो चलें इसके भी चीदा चीदा पॉइंट्स हम लिखते चले जाएंगे कि सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में कोर जो है बारीक होती है। इसके अलावा इस सिंगल मोड इंडेक्स फाइबर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत दूर दराज के इलाकों तक भेजनी हो। तो ये भी लिख लें कि दूर दराज के इलाकों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। तो जब भी आप सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे तो आप सिर्फ दो बातें करेंगे कि सिंगल मोड फाइबर के अंदर जो कोर है वो बारीक होती है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस बारीक कोर के अंदर रोशनी के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पैगाम लेके भेजा जाता है और वो चंद सेकंड्स के अंदर, चंद लम्हों के अंदर अपना पैगाम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देता है। और नंबर 2 आप ये कहेंगे कि सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर दूर दराज के इलाकों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरी किस्म की बात करते हैं जिसको नाम दिया जाता है
मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। अब मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर बिल्कुल इससे उलट होगा। मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में आप देख सकते हैं कि जो कोर पहले आपको बारीक नजर आ रही थी, अब वो कोर आपको बहुत ही मोटी नजर आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में आप जो कोर इस्तेमाल करेंगे वो 10 गुना मोटी होगी। तो चलें ये सबसे पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं कि मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में कोर 10 गुना मोटी ली जाएगी। जब कोर मोटी ली जा रही है तो इसका मतलब है हम एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाने वाली इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा अमाउंट में भेज सकते हैं। रोशनी का जो सिग्नल है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन को उठाएगा और उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को वो जब दूर दराज के इलाकों तक लेके जाएगा तो रोशनी का सिग्नल जाया होने का खदशा है। जब रोशनी का सिग्नल जाया हो गया तो इसका मतलब है कि रोशनी आपका पैगाम लेके जा रही है, तो रोशनी के सिग्नल के जाया होने का मतलब ये हुआ कि आपके पैगाम में भी लॉसेस आ रहे हैं, आपका पैगाम भी जाया हो रहा है। तो हम जब भी मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करेंगे तो एक चीज याद रखेंगे, इसकी एहतियात करेंगे कि मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर करीब करीब के इलाकों तक पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहां पे लिखेंगे करीब के इलाकों में इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। और एक और पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है बनिस्बत किसके जी? सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं कि सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में फर्क वाज़ह करें, तो आप ये चंद चीदा पॉइंट्स लिख देंगे। आप कहेंगे कि सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में बारीक कोर और ये दूर दराज के इलाकों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकती है। अब दूर दराज के इलाकों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में एनर्जी कम से कम जाया होगी। और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर बिल्कुल इससे उलट कि कोर मोटी हो जाएगी। ये दूर दराज के इलाकों तक नहीं बल्कि करीब के इलाकों तक अगर मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो मैं मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर का इंतखाब करूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आप यूज तो कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन ये ऑप्टिकल फाइबर हमने क्यों चूज किया, क्यों इसका इंतखाब किया? हम वायर्स की मदद से भी तो पैगाम दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा सकते थे। तो हमें क्या जरूरत ऐसी पेश आई कि हमने ऑप्टिकल फाइबर का इंतखाब करना जरूरी समझा? तो उसके लिए दोबारा आपके सामने मैं एक हेडिंग दूंगा और मैं कहूंगा कि ऑप्टिकल फाइबर्स के फवाइद ये क्या क्या हैं। अब इसको मैं कंपेयर भी करूंगा, इसका मुवाजना भी करूंगा वायर्स के साथ। तो सबसे पहला और बहुत अहम जो नुक्ता है वो ये है कि ऑप्टिकल फाइबर को अगर वायर के मुकाबले में देखा जाऊं तो ऑप्टिकल फाइबर सस्ती होते हैं। सस्ते होने से मुराद ये है कि वायर्स चूंकि कॉपर की बनी होती हैं और कॉपर एक महंगा मटेरियल है, तो अगर आपने अपना पैगाम एक जगह से दूसरी जगह दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना है तो आपको इतनी लंबी वायर्स बिछाना पड़ेंगी। तो जब इतनी लंबी वायर्स बिछाएंगे तो डेफिनेटली आपका खर्चा भी बहुत ज्यादा आएगा। तो उस खर्चे को कम करने के लिए आप ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर आप जानते हैं कि या तो वो प्लास्टिक या शीशे की कोर होगी और उस कोर के अंदर से आप रोशनी की वेव को गुजारते हैं। तो एक तो इसका फायदा ये हो गया। नंबर 2 कि इसकी मेंटेनेंस, इसकी देखभाल आसानी होती है। तो हम ये लिख देंगे कि आसान देखभाल है। अब अगर वायर आपने इतने लंबे फासले तक बिछाई हुई है और अगर किसी एक जगह पर वायर के अंदर कोई खराबी पैदा हो गई, फर्ज करें वायर टूट गई, तो आपको किस तरह से पता चलेगा? क्योंकि वायर के ऊपर तो इंसुलेशन चढ़ी होती है। तो उस इंसुलेशन से आप किस तरह से अंदाजा कर सकेंगे कि वायर के इस हिस्से में क्रैक आ गया है, वायर इस जगह से टूट गई है, वायर की इस हिस्से में खराबी है?
तो इसके मुकाबले में ऑप्टिकल फाइबर को देखभाल करना, उसकी मेंटेनेंस करना जरा ज्यादा आसान है। नंबर 3 कि ये एक मौसर तरीका है। हमने ये देखा है कि यहां पे जो लॉसेस हैं वो बहुत ही कम मिकदार में होते हैं। इसी के बरक्स अगर हम वायर का देखें तो वायर के अंदर चूंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, और इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हैं कि जोल के कानून के मुताबिक हरारत यानी कि हिद्दत पैदा करेगा, और उस हिद्दत से पैदा होंगे लॉसेस यानी कि नुकसानात। तो आपका सिग्नल बहुत ज्यादा कभी इम्कान है कि आपके सिग्नल जाया हो जाएंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर को इस्तेमाल करना ज्यादा मुअस्सर है। साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर से भेजे जाने वाले जो पैगामात हैं ये ज्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं, यानी कि ये टाइम कम लेते हैं। और क्यों टाइम कम लेते हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसको हम भेज रहे हैं रोशनी के सिग्नल्स की सूरत में, और रोशनी आप जानते हैं इस कायनात में सबसे ज्यादा स्पीड किसी चीज की है तो वो रोशनी की है, और वो है 30 करोड़ मीटर फी सेकंड, कि एक सेकंड में रोशनी 30 करोड़ मीटर का फासला तय करती है। तो इस वजह से हम दोबारा से ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं बनिस्बत तारों के जरिए आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह पैगामात पहुंचाएं। तो उम्मीद करता हूं कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जितने भी चीदा चीदा से सवालात थे, जितने भी चीदा चीदा सी मालूमात थी, मैंने सारी की सारी आपको पहुंचा दी हैं। अब इसमें एक बहुत अहम फर्क और बहुत ही अहम फायदा ऑप्टिकल फाइबर का यह होता है कि आप बिल्कुल पतले फाइबर से उतनी ही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं जितना कि आपको एक मोटी वायर से पहुंचानी पड़ेगी। एक अंदाजे के मुताबिक कि अगर आप एक वायर लें और वो 7.6 सेंटीमीटर की हो, फर्ज करें कि एक वायर है और वो वायर 7.6 सेंटीमीटर मोटी हो, इससे भेजा जाने वाला पैगाम आप अगर ऑप्टिकल फाइबर से भेज रहे हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 6 मिलीमीटर मोटा ऑप्टिकल फाइबर लेना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि 7.6 सेंटीमीटर इस 6 मिलीमीटर की मोटाई से कितना कम है। तो इस वजह से भी हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ऑप्टिकल फाइबर की तो आपको समझ आ गई है। मजीद एक अहम और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हम आला देखेंगे कि जिसकी मदद से आप सारी चीजें कर रहे होते हैं, और उसका नाम है कंप्यूटर। देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के कौन कौन से ऐसे फवायद हैं कि जिनकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह पे पैगामात पहुंचा सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं अगले टॉपिक की जानिब जिसका नाम है कंप्यूटर। जी, तो हम हेडिंग तो लिख चुके हैं कंप्यूटर की, लेकिन कंप्यूटर को पढ़ने से पहले एक अहम मालूमात जो आप तक मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये कि आज के जदीद दौर में जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है, इसके पीछे हमारे पास 3 बहुत ही अहम किस्म की टेक्नोलॉजीज का अमल दखल है। उसमें पहली टेक्नोलॉजी है माइक्रोवेव, दूसरी है डिजिटल और तीसरी है ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। अब आप फर्ज करें ये लेक्चर मेरा देख रहे हैं, तो इस लेक्चर को देखने के पीछे भी इन्हीं 3 किस्म की टेक्नोलॉजीज का हाथ है। आप अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी जगह पे आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, तो ये लेक्चर आप स्पेस से मौसूल होने वाली माइक्रोवेव्स के जरिए देख रहे हैं। और अगर आप पाकिस्तान में मौजूद किसी दूसरे शहर में आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो ये लेक्चर आप तक पहुंचाने के लिए मदद ली जा रही है इंटरनेट की। और इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है? ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए। और आप जिस जगह पे बैठे, जिस डिवाइस के ऊपर ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, वो लाजमी तौर पे कोई डिजिटल डिवाइस होगी। वो मोबाइल फोन हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, वो कंप्यूटर हो सकता है। तो आज जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो 3 इन टेक्नोलॉजीज का अमल दखल है। जैसे ही आप इन 3 टेक्नोलॉजीज में से किसी एक को बाहर निकाल देंगे तो आपके लिए टेक्नोलॉजी को समझना, टेक्नोलॉजी को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलें बढ़ते हैं अभी आज के असल मौजू की जानिब जिसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर जब 19वीं सदी का आगाज आया तो 19वीं सदी के आगाज के लिए कंप्यूटर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि वो या तो जमा कर सके ना, या डाटा को ज़रब कर सके, या डाटा को तफरीक कर सके। तो चलें इसकी तारीफ कुछ इस तरह से लिखेंगे। चलें डेफिनेशन की जानिब बढ़ते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग
मशीन है जो जमा, तफरीक और ज़रब देने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इब्तदाई तौर पे आगाज के अदवार के अंदर जो कंप्यूटर का मेन यूज था, कंप्यूटर का जो सबसे मेन इस्तेमाल था, वो यही था कि आप जमा, ज़रब या तफरीक करने के लिए इस्तेमाल दें। यहाँ पे मैंने 3 चीज़ों पे जोर दिया है, जमा, ज़रब या तफरीक, यानी कि ये डाटा को प्रोसेस कर रहा है, डाटा को जमा करना, डाटा को तफरीक करना और डाटा को ज़रब करना एक प्रोसेसिंग ही तो है। तो अगर ये प्रोसेसिंग कर रहा है तो कंप्यूटर का अहम मकसद, कंप्यूटर का जो मेन मकसद है वो था प्रोसेसिंग करना। और अब चूंकि कंप्यूटर का मेन मकसद है प्रोसेसिंग करना, तो लाजमी तौर पे इसके अंदर एक अदद प्रोसेसर होना चाहिए और उस प्रोसेसर को नाम दिया जाता है जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हुर्फे आम में आप सीपीयू के नाम से जानते हैं। ये सीपीयू सारे के सारे काम करवा रहा होता है कंप्यूटर से, तो इस वजह से इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है कि ये कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर का दिमाग का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका दिमाग सारे अहकामात आपको जारी करता है कि आपने इस वक्त ये करना है, अगले घंटे में आप ये करेंगे, इसी तरह से ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कंप्यूटर को अहकामात भेज रहा होता है कि अब आप ये वाला काम सर अंजाम देंगे, अभी आप डाटा को ज़रब करेंगे, तफरीक करेंगे, जमा करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कंप्यूटर का दिमाग है। अब जब कंप्यूटर का दिमाग है तो इसके अंदर जुड़ी होती है एक बहुत ही छोटी मुस्ततीली चिप, जिसको नाम दिया जाता है माइक्रो प्रोसेसर का। ये माइक्रो प्रोसेसर सारे अहकामात देगा सीपीयू को और सीपीयू आगे इन अहकामात जारी करेगा कंप्यूटर के किसी खास हिस्से से, जो कि वो काम को सरअंजाम देता है। अब कंप्यूटर के 2 बहुत ही अहम कंपोनेंट्स हैं, बहुत अहम अज्जा हैं, जिसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का नाम दिया जाता है। कहा यह जाता है कि कंप्यूटर दरअसल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बाहमी इम्तजाज है कि जब दोनों मिलकर काम करेंगे तब कंप्यूटर काम करेगा। किसी एक की गैर मौजूदगी में आप कंप्यूटर से कोई काम नहीं करवा सकते। तो सबसे अहम जुज जो कि इस कंप्यूटर का है वो है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू हम अपने पिछले टॉपिक्स में भी करके आए हैं, तो दोबारा से देख लेते हैं। हम कहेंगे कि हार्डवेयर कंप्यूटर के वो हिस्से हैं जिनको महसूस किया जा सकता है, या छुआ जा सकता है। अब इनमें कंप्यूटर की सारी मशीनरी आ जाएगी, कंप्यूटर की सारी इनपुट डिवाइसेस भी आ जाएंगी, आउटपुट डिवाइसेस भी आ जाएंगी, यानी कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इसके अलावा कंप्यूटर का मॉनिटर, कंप्यूटर की स्क्रीन, ये सारी की सारी कौन सी डिवाइसेस हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। तो चलें क्यों ना इनमें से चंद एक मिसालें हम लिख लें। हम कहेंगे कि इनमें सारी की सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस शामिल हैं। अब इनपुट डिवाइस का मतलब यह है कि ऐसी डिवाइस जो कि कंप्यूटर में कोई चीज दाखिल कर सके, जैसा कि आपका कीबोर्ड, आप कीबोर्ड का बटन दबाएंगे और कीबोर्ड का बटन दबाने से लेटर, कोई भी हरूफ तहज्जी आपके कंप्यूटर पे दर्ज हो जाता है। इसका मतलब है आप बाहर बैठे कंप्यूटर के अंदर कोई काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है माउस, कीबोर्ड, ये सारे के सारे कौन से डिवाइसेस हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर से कुछ चीज ले सकें, जैसा कि प्रिंटर है, आप जो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको एक कमांड देते हैं और उस कमांड से आप कंप्यूटर के अंदर मौजूद उस डॉक्यूमेंट को हार्ड की फॉर्म में बाहर हासिल कर लेते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। मजीद आगे बढ़ेंगे तो कंप्यूटर के दूसरे अहम हिस्से की जानिब, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर
तो सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे कि ये ऐसे हिस्से हैं कंप्यूटर के कि जिनको छुआ नहीं जा सकता। तो इसकी तारीफ किताब वाले ने कुछ इस तरह से की है कि सॉफ्टवेयर हदायत या प्रोग्राम्स का मजमूआ है जो हार्डवेयर को काम सर अंजाम देने के लिए रहनुमाई फराहम करता है। तो ये हमने सॉफ्टवेयर की तारीफ भी कर ली है। अब सॉफ्टवेयर में जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर आपकी किताब ने आपको बताया है वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो उसकी भी आप लिख लें मिसाल के एक अदद है जी, वर्ड प्रोसेसिंग। इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने कंप्यूटर पे या कोई खत लिख सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, कोई मजमून लिख सकते हैं। तो सारे का सारा ये वर्ड प्रोसेसिंग की सॉफ्टवेयर की मदद से आप कर रहे हैं। अगर ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में हो ही ना, तो आप किस तरह से फिर वो लेटर टाइप करेंगे, किस तरह से आप उस मजमून को लिख सकेंगे, किस तरह से आप उस आर्टिकल को लिख सकेंगे। तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर होगा तभी हार्डवेयर को अहकामात जारी होंगे, उसे रहनुमाई मिलेगी कि मैंने ये काम करना है। मजीद 2 ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उस ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको विंडोज कहा जाता है, कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और नंबर 2 जो आजकल बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो है लिनक्स। इसको इस तरह से भी लिखते हैं LINUX। ये लिनक्स, ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए कि 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखें, तो आप कहेंगे एक विंडोज है, दूसरा लिनक्स है। तो इस तरह से आपने हार्डवेयर भी समझ लिया, सॉफ्टवेयर भी समझ लिया। अब एक बहुत ही अहम सवाल की जानिब बढ़ते हैं। ये एक तफसीली सवाल है और अक्सर बोर्ड के इम्तिहानात के अंदर पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर के इस्तेमालात, कंप्यूटर के फवायद लिखें आप। तो आप सबसे पहले हेडिंग देंगे कि कंप्यूटर के फवायद क्या क्या हैं या कंप्यूटर के इस्तेमालात कहाँ कहाँ हैं। तो आप इसके पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से इसको बयान कर सकेंगे। आपकी किताब में पॉइंट्स बना के नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप कोशिश करें कि पॉइंट्स बना के लिखें। सबसे पहले तो आप लिखेंगे जो कि दफ्तरी इस्तेमाल में कंप्यूटर के क्या क्या फवायद हैं। आप देखते हैं कि दफ्तर के अंदर के मुख्तलिफ दफातर के अंदर ये कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है हर किस्म की लिखत पढ़त के लिए। कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, उस कंप्यूटर की मदद से आप उस डॉक्यूमेंट को टाइप करें और उसको निकाल दें। इसकी मदद से आप उस दफ्तर में काम करने वाले जितने भी मुलाजमीन हैं उनका रिकॉर्ड भी सेव कर सकते हैं। कि अगर आपके दफ्तर में फर्ज करें 100 मुलाजमीन काम करते हैं तो 100 मुलाजमीन की तनख्वाहों का हिसाब करना अगर आप एक खुद हाथ से लिखेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर सेव है तो कंप्यूटर के अंदर उन हिसाब किताब को, उनकी लिखत पढ़त को करना आसान हो जाएगा। अगर उनकी सैलरीज, उनकी तनख्वाहों का हिसाब करना है तो वो भी आप कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। तो दफ्तरी इस्तेमाल में आप किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दफ्तरी इस्तेमाल में इस तरह से ये इस्तेमाल किया जाता है। ना सिर्फ दफातर में बल्कि तालीमी मराकिज में भी ये कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। तालीमी मराकिज में भी इसके यही इस्तेमालात हैं कि अगर आपके स्कूल में 3500 या 3500 बच्चा पढ़ता है तो आप 3500 बच्चे का रिकॉर्ड किस तरह से कायम रखेंगे। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर के अंदर उस रिकॉर्ड को महफूज रखना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर इतने बच्चे एक महीने में स्कूल के अंदर नए दाखिले हुए हैं तो उसका रिकॉर्ड भी दाखिल हो सकता है। और अगर उनमें से कुछ बच्चे किसी वजह से स्कूल को छोड़ चुके हैं तो आप उस रिकॉर्ड में से उनका नाम निकाल देंगे और कंप्यूटर फिर खुद ब खुद तरतीब दे देगा सारे के सारे डाटा को।
ना सिर्फ ये इस किस्म के डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए बल्कि मुख्तलिफ किस्म की दरखास्तें लिखने के लिए, ऑफिशियल लेटर टाइप करने के लिए ये कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ ये लेटर, ये एप्लीकेशंस, बल्कि आपकी जो किताबें लिखी जा रही हैं ये भी कंप्यूटर के ऊपर ही लिखी जा रही हैं, कंप्यूटर के ऊपर टाइप की जाती हैं और फिर कंप्यूटर की मदद से ही इसकी प्रिंटिंग की जाती है। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर हर जगह पे किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा आप पॉइंट लिखेंगे होटलों के अंदर। अब होटलों के अंदर रिकॉर्ड को कायम करने के लिए फर्ज करें कि आपका होटल बहुत ही बड़ा है, उसमें कोई 200 या 300 कमरे हैं। तो अगर आप बाहर से कोई शख्स आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे आप कमरा दे दें, तो आप कंप्यूटर पे चेक करेंगे कि क्या आपके पास इस वक्त कोई कमरा अवेलेबल है, कोई कमरा दस्तयाब है या नहीं। और अगर आप फर्ज करें आपके पास कंप्यूटर ना हो तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, दौड़ के जाएंगे और सारी मंजिलों में चेक करके आएंगे कि क्या कोई कमरा खाली है या नहीं। तो ये थका देने वाला काम है, जहन को थकाने वाला काम है, जिस्म को थकाने वाला काम है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आप कंप्यूटर में डाटा सेव करेंगे और उस कंप्यूटर के डाटा की मदद से आपको हर चीज के बारे में रहनुमाई हासिल होती रहेगी। ना सिर्फ होटलों में बल्कि रेलवे स्टेशन के अंदर भी, रेलवे के महकमे के अंदर भी इस कंप्यूटर का बहुत ही अमल दखल है। इस रेलवे के अंदर कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा सकता है कि ट्रेनों का शेड्यूल बनाना है कि कौन सी ट्रेन किस टाइम पे आएगी, किस टाइम पे जाएगी। ट्रेन ए फर्ज करें लाहौर से कराची जा रही है, ट्रेन बी लाहौर से पेशावर जा रही है, ट्रेन सी लाहौर से कोयटा जा रही है। तो इन तमाम ट्रेनों का जो शेड्यूल है ये कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। और ना सिर्फ ट्रेनों का शेड्यूल बल्कि टिकटों की बुकिंग, इसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आजकल ई टिकटिंग या ऑनलाइन टिकटिंग का नाम दिया जाता है। ना सिर्फ रेलवे के अंदर आप ये काम कर सकते हैं बल्कि आप रिजर्वेशन और रिजर्वेशन स्केड्यूल का भी तायुन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के इस्तेमाल से। तो इस तरह से ये कंप्यूटर मुख्तलिफ महकमों में इस्तेमाल हो रहा है। ना सिर्फ इन महकमों में बल्कि कंप्यूटर जो है मेडिकल के शोबे में भी इस्तेमाल हो रहा है। मेडिकल के शोबे में डॉक्टर कंप्यूटर को ना सिर्फ बीमारियों की तशखीस बल्कि बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपके फर्ज करें किसी जगह पर हड्डी आपकी टूट गई है तो उस टूटी हुई हड्डी का इमेज कहाँ पे मिलेगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे मिलेगा, जिसकी मदद से तशखीस भी हो जाएगी और इलाज भी हो जाएगा। ना सिर्फ मेडिकल के शोबे में बल्कि महकमा मौसमियात वाले ये इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को कि देखें कि इस हफ्ते में मौसम किस तरह से होगा। आप अक्सर खबरों में देखते हैं कि आज मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, या ये बताया जाता है कि आज आंधी आएगी, आज बारिश आएगी। वो सारे का सारा डाटा किस जगह पे होता है वो कंप्यूटर के इस्तेमाल की मदद से आप तक पहुंचाया जा रहा होता है। ना सिर्फ महकमा मौसमियात वाले बल्कि माहिर तामीरात यानी कि जो नक्शा बनाने वाले होते हैं बिल्डिंगों का, उनको भी इस्तेमाल करना पड़ता है कंप्यूटर को ताकि वो नक्शा बना सकें। आज से कुछ अर्सा पहले चले जाएं कि जब कंप्यूटर इतने ज्यादा आम नहीं थे तो नक्शा बनाने वाले को हाथ से वो नक्शा बनाना पड़ता है। तो अब जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है वो तो माहिर तामीरात नहीं बन सकता, जैसा कि मैं हूं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैं अपना नक्शा समझाने के लिए पता नहीं किस तरह का वो नक्शा बना दूंगा कि अगले बंदे को समझ ही नहीं आएगी। लेकिन अब जबकि कंप्यूटर आ चुके हैं तो कंप्यूटर के अंदर घर बनने से पहले ही घर का सारा नक्शा 3 डायमेंशन व्यू में दिखा दिया जाता है कि इस जगह पे किचन होगा, इस जगह पे टीवी लाउंज होगा, इस जगह पे गैराज होगा, इस जगह पे बेडरूम्स होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आसान होती चली जा रही हैं, किसकी वजह से, कंप्यूटर की वजह से। तो इस वजह से हम कहेंगे कि कंप्यूटर के फवायद हर जिंदगी के शोबे के अंदर हैं। अगर आज के दौर में कंप्यूटर के बगैर आप जिंदगी तस्वुर करें तो आपके लिए उस जिंदगी का तस्वुर करना नामुमकिन सी बात होगी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में भी तब्दीली आती चली जा रही है और ये तब्दीली जिद्दत के साथ साथ कंप्यूटर के बड़े साइज को छोटे साइज के अंदर कन्वर्ट करती चली जा रही है। पहले जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते थे आपने देखा होगा कि उनकी स्क्रीन बहुत ही बड़ी बड़ी होती थी, मोटी स्क्रीन वाले होते थे जिनको मॉनिटर कहते थे। लेकिन अब वो कंप्यूटर छोटे होते 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 आपकी गोद में आ गए, जिसको आपने नाम दिया लैपटॉप। लैप कहते हैं गोद को, तो लैप के ऊपर रख के जो आप इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को, उसको नाम दिया जाने लगा लैपटॉप। और ना सिर्फ लैपटॉप बल्कि अब तो सारे का सारा कंप्यूटर आपके हाथ में आ गया है, जिसको नाम दिया जाता है
स्मार्टफोन का। तो उम्मीद करता हूं कि कंप्यूटर के बारे में जितनी भी अहम मालूमात थी आप तक मैंने पहुंचा दी है। आपने इन सब के इसी तरह से पॉइंट्स की सूरत में इसे याद रखना है, क्योंकि किताब के अंदर चूंकि पॉइंट्स नहीं है तो हो सकता है आपको याद करने में मुश्किल हो। अगर पॉइंट्स जहन में रखेंगे तो आपके लिए चीज़ों का याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आज के लेक्चर में आप 3 अहम चीज़ें सीख चुके हैं। आपने सीखा है कि फोटोफोन में आप किस तरह से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। रोशनी के सिग्नल की मदद से आप इंफॉर्मेशन ऑप्टिकल फाइबर में किस अंदाज से पहुंचा सकते हैं। अगर दूर इंफॉर्मेशन भेजनी है तो आप उसके लिए सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का इंतखाब करते हैं, और अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन भेजनी है किसी करीब के इलाके में तो उसके लिए आप मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ आपने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा बल्कि कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ लिया कि कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है, और ये भी देख लिया कि मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में कंप्यूटर के क्या क्या इस्तेमालात हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में जितनी चीज़ें समझाई हैं आपको अच्छे से समझ आ गई हैं और आपने इनके पॉइंट्स अपने नोट्स की सूरत में भी बना लिए हैं। बकिया जो मौजू हैं हम देखेंगे अपने आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।